जो पति पत्नी ये तीन चीजें अपने पास रखते हैं, उन्हें बुढ़ापे में कोई तकलीफ नहीं होती है। प्रिय दर्शक साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे बड़ी दौलत क्या होती है? न महल, न पैसा, न बड़ी बड़ी गाड़ियां। जीवन की असली दौलत है बुढ़ापे में बच्चों का सच्चा प्यार और सम्मान। लेकिन अफसोस, आज के जमाने में यही सुख सबसे मुश्किल हो गया है। अक्सर हम अपने आसपास बुजुर्गों को कहते सुनते हैं, बेटा तो है पर अब वो अपनापन नहीं रहा, बहू तो है पर पहले जैसा सम्मान नहीं करती है। तो क्या यह हर माँ बाप की किस्मत बन चुकी है? नहीं साथियों, बिल्कुल नहीं। आज भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो बुढ़ापे में भी अपने बच्चों से वही प्यार, वही सम्मान और वही अपनापन पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या उनकी औलाद अलग है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने समय रहते तीन जरूरी बातें अपने जीवन में अपना ली थीं। तीन ऐसी चीजें जो अगर हर पति पत्नी समझ जाएं, तो बुढ़ापे में कभी अकेलापन, अपमान या तिरस्कार नहीं झेलना पड़ेगा। यह कोई जादू नहीं है, बस हमारे व्यवहार, सोच और आदतों की बातें हैं। अगर इन्हें समय रहते अपना लिया जाए, तो बुढ़ापा भी एक वरदान बन सकता है। तो आइए, आज हम एक बहुत प्यारी और सच्ची कथा के जरिए जानेंगे वही तीन अनमोल बातें जो हर पति पत्नी को अपने जीवन में जरूर रखनी चाहिए, ताकि जब जीवन की शाम आए तो घर में प्यार, सम्मान और खुशियां बनी रहें। लेकिन एक छोटी सी विनती है, जैसा कि गरुड़ पुराण में कहा गया है, अगर कोई कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह सुंदर और सच्ची कथा। दोस्तों, यह बात उस समय की है जब तुलसी देवी की उम्र 75 वर्ष हो चुकी थी। एक शाम का वक्त था, सूरज ढल चुका था और घर में चारों ओर शांति पसरी हुई थी। तुलसी देवी अपने कमरे से बस पानी लेने के लिए निकली थीं। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकली, अचानक पास के कमरे से आती हुई कुछ बातें उनके कानों में पड़ी। उनकी चाल थम गई, दिल की धड़कन जैसे एक पल के लिए रुक गई हो। चेहरे पर भावहीनता छा गई। वह धीरे धीरे वहीं खड़ी रह गईं और उन शब्दों को सुनती रहीं। हर शब्द उनके सीने में तीर की तरह चुभ रहा था। पानी की प्यास कहाँ गायब हो गई, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। उनके कदम भारी हो गए। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट आईं। आंखें पत्थर की तरह सूनी और मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उनके पति श्यामलाल जी, जो बिस्तर पर बैठे थे, ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तुलसी? पानी लेने गई थी ना? वापस खाली हाथ क्यों लौट आई? लेकिन तुलसी देवी चुप रहीं। बिना कुछ बोले बिस्तर पर आकर बैठ गईं। उनकी खामोशी ने माहौल को और भी ज्यादा असहज बना दिया था। श्यामलाल जी अब घबराने लगे। बोले, अरे तुलसी, तबीयत तो ठीक है ना? तुलसी देवी कुछ नहीं बोली, बस उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर कांपती आवाज में उन्होंने कहा, मुझे नहीं जाना उस कसाई खाने में। श्यामलाल जी चौंक पड़े। कसाई खाना? ये क्या कह रही हो तुलसी? होश में हो? उन्होंने घबरा कर पूछा। तुलसी देवी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी लाल आंखों में पूरी दुनिया का दुख समाया हुआ था। कांपते होठों से उन्होंने कहा, सुधा, सुधा फोन पर बात कर रही थी किसी से। मैंने सब सुन लिया। और फिर उन्होंने जो सुना था वह शब्दशः श्यामलाल जी को बता दिया। दरअसल पास वाले कमरे में उनके बड़े बेटे विकास की पत्नी सुधा अपनी सहेली रीना से बात कर रही थी। विकास घर पर नहीं था और बच्चों के खेलने की आवाजें भी नहीं थीं, इसलिए पूरे घर में एक गहरा सन्नाटा था और सुधा की धीमी बातें भी साफ साफ सुनाई दे रही थीं। सुधा अपनी सहेली से कह रही थी, रीना, तुझसे क्या छुपाऊं, दिन भर सिर पर काम चढ़ा रहता है। सुबह से लेकर रात तक बच्चों का स्कूल, ट्यूशन, घर के काम, सब कुछ मेरे सिर पर है। ऊपर से अब माँ बाबूजी की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। समझ नहीं आता क्या करूं। रीना ने सहानुभूति जताते हुए कहा, समझती हूँ सुधा, लेकिन तेरे देवर देवरानी भी तो है ना, क्या वो कुछ नहीं करते? माता पिता उनके भी हैं। सुधा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, कहाँ यार,
अमन और अनीता तो अब बिल्कुल अलग हो चुके हैं। ना मिलने आते हैं, ना हाल चाल पूछते हैं। जब भी कोई बात करो, कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। सब कुछ तो हम ही संभाल रहे हैं इतने सालों से। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? रीना ने भी अपनी राय दी। यह तो वाकई गलत है। देख, मेरे घर में तो तीनों भाई बराबर जिम्मेदारी उठाते हैं। 4-4 महीने सब अपने पास रखते हैं। किसी एक पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। सुधा कुछ पल चुप रही, फिर दुखी स्वर में बोली, तेरी बात सही है रीना। महंगाई भी तो इतनी बढ़ गई है। अब तो खुद के खर्चे भी मुश्किल से निकल रहे हैं। आज रात को विकास से बात करूंगी। आखिर छोटे बेटे बहू की भी तो जिम्मेदारी बनती है। यह सब सुनते सुनते तुलसी देवी का दिल जैसे बैठ गया था। जब उन्होंने पूरी बात अपने पति श्यामलाल जी को बताई तो वह भी गहरे सदमे में आ गए। श्यामलाल जी के मन में गुस्सा, दुख और हैरानी तीनों एक साथ उमड़ पड़े। उन्होंने सोचा, यह वही सुधा है जो हर सुबह हमारे लिए गर्म पानी लाती थी, घुटनों में तेल मलती थी, अदरक वाली चाय बनाकर प्यार से परोसती थी, हमारे लिए बिना मिर्च मसाले का हल्का खाना बनाती थी, जिसे हमने हमेशा अपनी बेटी जैसा माना। अब वही बहू हमें बोझ और जिम्मेदारी के तराजू में तौल रही है। लेकिन तुलसी देवी कुछ नहीं बोली। वह स्वभाव से शांत थीं, कम बोलने वाली, लेकिन भीतर ही भीतर सब कुछ गहराई से महसूस करने वाली। जो भी उनके मन में चलता वह चुपचाप अपनी छोटी सी डायरी में लिख लिया करती थीं। वह डायरी उनकी सबसे बड़ी सहेली थी, उनके दुख दर्द की गवाह। उस रात भी तुलसी देवी बिस्तर पर बैठी देर तक कुछ लिखती रहीं, अपने दुख को शब्दों का रूप देती रहीं, मन का बोझ डायरी के पन्नों पर उतारती रहीं। अगले दिन सुबह घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई। लेकिन जो तुलसी देवी रोज 5 बजे उठ जाया करती थीं, आज वह 7 बजे तक भी बिस्तर में पड़ी रहीं। आंखों में नींद नहीं थी, बस बीती रात की बातें मन में घूमती रहीं, जो दिल को चैन नहीं लेने दे रही थीं। किचन से गैस की सीटी की आवाज, चाय की खुशबू, बच्चों की शरारतों की चहल पहल गूंज रही थी। देव अपने कमरे से निकलते हुए ऊंची आवाज में बोला, मम्मी, ये सिया मुझे पढ़ने नहीं दे रही। खुद तो कुछ नहीं पढ़ती, बस मुझे परेशान करती है। पीछे से सिया भी जोर से बोली, मम्मी, ये झूठ बोल रहा है। मेरे तो बोर्ड्स आने वाले हैं। ये खुद मुझे पढ़ने नहीं देता। दोनों भाई बहन की बहस बढ़ने लगी। सुधा ने झुंझला कर कहा, बस करो तुम दोनों। हर रोज सुबह सुबह घर को अखाड़ा बना देते हो। ये घर है, कुश्ती का मैदान नहीं। फिर वह विकास की ओर मुड़ी, जो चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। सुधा ने धीमे स्वर में कहा, सुनिए, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। विकास ने अखबार नीचे रखते हुए पूछा, क्या हुआ? सुधा ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, मैं सोच रही थी कि माँ बाबूजी को अमन और अनीता के पास भेज दिया जाए। विकास कुछ क्षण के लिए चुप हो गया, फिर उसने धीरे से नजर उठाई और सुधा की ओर देखा। सुधा बोली, देखिए ना, 3 कमरों का घर है, बच्चों की पढ़ाई भी बढ़ रही है। देव और सिया दोनों को अलग अलग कमरा चाहिए। अगर माँ बाबूजी चले जाएंगे तो घर भी खुला लगेगा और बच्चों को पढ़ाई का सही माहौल भी मिलेगा। विकास का चेहरा कठोर हो गया। उसने गहरी नजर से सुधा को देखा और बोला, यह तुम क्या कह रही हो? सुधा का स्वर अब थोड़ा ऊंचा हो गया था। वह कहने लगी, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जरा सोचो, इतने साल हो गए, क्या कभी अमन ने खुद से कहा है कि माँ बाबूजी को वह अपने पास रखेगा? नहीं कहा है। याद है ना 2 साल पहले जब माँ बाबूजी कुछ समय के लिए उसके घर गए थे, तब 1 महीना भी ठीक से नहीं रह पाए थे वहां। फिर खुद ही मजबूरी बताकर वापस इन्हें यहाँ भेज दिया, मेरी छाती पर बोझ बनने के लिए। सुधा की बातें सुनकर विकास अब चुपचाप बैठा नहीं रह सका। वह उठकर खड़ा हो गया। चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने गहरी आवाज में कहा, सुधा, ध्यान से सुन लो। मैं माँ बाबूजी को कहीं नहीं भेजने वाला, वो हमारे साथ रहेंगे। अब तुम नाश्ता बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। विकास की बात सुनकर सुधा कुछ देर खामोश खड़ी रही, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि वह अभी भी उम्मीद लगाए बैठी थी। शायद विकास मानेगा और माँ बाबूजी को अमन के पास भेजने की बात पर तैयार हो जाएगा। पर जब विकास बाथरूम में चला गया तो सुधा के धैर्य का बांध टूट गया।
उसने गुस्से में थाली उठाई और जोर से सिंक में पटक दी। बर्तनों की आवाज रसोई में गूंज उठी। इधर बच्चों की लड़ाई अब थम चुकी थी। कुछ देर बाद देव कॉलेज के लिए निकल गया और सिया भी स्कूल वैन में चढ़ गई। अब घर में थोड़ी शांति छा गई थी। सुधा चुपचाप रसोई में नाश्ता सजाने लगी। थाली में पराठे और सब्जी रखी, लेकिन मन अंदर से उखड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद विकास बाथरूम